नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद उत्तर युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आप उचित समझें इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व वाली क्लास में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है, पंक्ति किसकी है। प्यारी सी पंक्ति है, बहुत खूबसूरत पंक्ति है और बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय की पंक्ति है, विकल्प बी अगे, विकल्प सी मुक्तिबोध या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, सोच समझकर जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का बहुत बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जवाब और अच्छी तैयारी है ना। तो जितनी भी आप सबकी तारीफ की जाए कम है। अब रघुवीर सहाय कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए राष्ट्रगीत की बात करें या राष्ट्रहित की बात करें, तो राष्ट्रगीत को आप राष्ट्रहित भी कह सकते हो। तो राष्ट्रहित में भला कौन कर सकता है ना, और भारत का भाग्य विधाता कौन हो सकता है, वही जो सहाय करने वाला होता है, तो रघुवीर सहाय है ना। तो राष्ट्रहित में या राष्ट्रगीत में भला कौन कर सकता है, भारत है ना, भारत का भाग्य विधाता कौन हो सकता है, तो राष्ट्रगीत में या राष्ट्रहित में बोले सर रघुवीर सहाय है ना। तो रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रगीत में भला कौन है, भैया राष्ट्रगीत में भला तो रघुवीर करते हैं है ना। भारत का भाग्य विधाता कौन है, बोले सर रघुवीर है। तो रघुवीर सहाय को दिमाग में रखिएगा और हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। तो जो पुराने हमारे भाई बहन हैं उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी है निसंदेह, तो वो तो अपनी तैयारी को जांच और परख सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए भाई हैं, अभी जल्द से ही उनका बीएड कंप्लीट हुआ है, तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ट्रिक की सहायता से है। आप लोग बिल्कुल कंठस्थ करते जाइए, जहाँ पे आपको आवश्यक लगे अपनी नोटबुक में उसको दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 52 है कि रामदास की हत्या किसकी कविता है। विकल्प ए कह रहे कि भगवती चरण वर्मा की है, विकल्प बी रघुवीर सहाय की है, विकल्प सी अगे या फिर विकल्प डी श्रीकांत वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी बहुत सुंदर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर है ना। देखिए रामदास की हत्या किसने किया, बोले सर रघुवीर सहाय है ना। तो रामदास की हत्या किसने किया, रघुवीर सहाय। तो रामदास की हत्या रघुवीर सहाय, ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि रामदास की हत्या है ना हत्या किसने देखा था, तो रघुवीर सहाय हुए। या रामदास की हत्या में सहायता किसने किया, रघुवीर सहाय ने किया। तो जिस भी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए उस तरह से आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है ना। तो रामदास की हत्या रघुवीर सहाय, ये ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि यहाँ से देखो काव्य संग्रह किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि केदारनाथ सिंह का है, विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी का है, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल या फिर विकल्प डी है भगवती चरण वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आपको देना है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद इसका सही विकल्प चुनिए कि यहाँ से देखो काव्य संग्रह किसका है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो केदारनाथ में सिंह दिखाई देंगे, सिंह देखेंगे, सिंह दिखाई देंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से देखोगे तो केदारनाथ में आपको सिंह दिखाई देंगे। सिंह फॉर केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर। कहाँ से, बोले यहाँ से देखोगे तो केदारनाथ में सिंह दिखाई देंगे। तो केदारनाथ में सिंह का मतलब हो गया केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर। स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल एज इट इज दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में भी कभी कभी आकर के प्रश्न अटक जाता है ना, और बना बनाया प्रश्न जो है चौपट हो जाता है। ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न संख्या 54 है कि बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। आगे कुछ और कथन है। तो अगले युग का नेता होगा पंक्ति किसकी है ना। परीक्षा में पूछे जाने वाला युग जो एक कथन है, तो हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे ये प्रश्न का सामना हो जाए, इसलिए। तो बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। अगले युग का नेता होगा पंक्ति किसकी है। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि रामनेत्र त्रिपाठी की, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह का, विकल्प सी रामविलास शर्मा, या फिर विकल्प डी आगे हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रामनेत्र त्रिपाठी इज ए राइट आंसर। बिल्कुल। देखिए बच्चन और दिनकर दोनों के प्रतिद्वंदी कौन, बोले सर रामनेत्र त्रिपाठी, है ना। तो बच्चन और दिनकर दोनों के प्रतिद्वंदी बोले रामनेत्र त्रिपाठी, ये ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी ये क्लू आप रख लीजिएगा, जो नरेश होता है ना, तो नरेश सबका प्रतिद्वंदी होता है। बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि बच्चन और दिनकर दोनों का प्रतिद्वंदी राम नरेश, तो रामनेत्र त्रिपाठी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि राजा साहब का बायान शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि केदारनाथ सिंह का है, विकल्प बी अगे का है, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा का है, या फिर विकल्प डी रामनेत्र त्रिपाठी का है। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आपको देना है कि राजा साहब का वायुयान शीर्षक कविता किसकी है। और आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, बस क्लू बनाइए कि सर राजा साहब का वायुयान भगवती के चरण में, राजा साहब का वायुयान भगवती के चरण में हाजिर है क्या, बोले राजा साहब का वायुयान, है ना। वायुयान जो राजा साहब अपना जो वायुयान होता है ना, उसको भगवती के चरण में अर्पित कर देते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि राजा साहब का वायुयान भगवती के चरण में, है ना। तो भगवती चरण मतलब भगवती चरण वर्मा जी की ये कविता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे प्रसिद्ध गीत किसकी है। विकल्प कह रहे कि रामविलास शर्मा की है, विकल्प बी नरेंद्र शर्मा की है, विकल्प सी रामनेत्र त्रिपाठी की, या फिर विकल्प डी है नरेश मेहता की। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज भी कर लीजिए कि आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे प्रसिद्ध गीत किसकी है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 56 का विकल्प बी नरेंद्र शर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे नरेंद्र से, ना जाने नरेंद्र से, ना जाने नरेंद्र से कब मिलेंगे। देखिए ना जाने नरेंद्र से कब मिलेंगे, तो ना जाने नरेंद्र से कब मिलेंगे, इसे दिमाग में रखिएगा कि आज के बिछड़े ना जाने कब नरेंद्र से मिलेंगे। तो नरेंद्र फार नरेंद्र शर्मा को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा। और एक बार में तो बिल्कुल आपको नहीं याद होगा, लेकिन 3-4 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और आप जब भी इस रचना को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तुरंत उसके सही विकल्प पर आप जाएंगे। प्रश्न संख्या 57 है कि खबर या भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मुक्तिबोध को, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह को, विकल्प सी है अगे, या फिर विकल्प डी गिरजा कुमार माथुर को। तो प्रश्न संख्या जो 57 है इसका जवाब आपको देना है। खबर या भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब है विकल्प ए आ रहा है कि मुक्तिबोध इज राइट आंसर। बिल्कुल, अगर आप कोई खबर सुनते हैं ना, तो खबर सुन के आप मुक्ति का बोध चाहते हैं, और भैया अगर कोई भयानक बात सुना दे, भयानक खबर सुना दे, तो बिल्कुल तब तो बिल्कुल व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि यार यहाँ से मुक्ति मिल जाए, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं और तो बिल्कुल अगर अभी कोई खबर सुन में आ जाए कि बिजली गिरने वाली है, मोबाइल पर ही गिर जाएगी, तो हम लोग तुरंत सोचेंगे भैया ये खबर तो बड़ी भयानक है, तो तुरंत मोबाइल बंद करेंगे और यहाँ से किनारे कर लेंगे। तो खबर या भयानक खबर की बात जब आएगी तो मुक्ति का बोध हम लोग चाहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए खबर और भयानक बात की बात आ रही है ना, तो अगर केवल आ जाए बात का कवि तब शमशेर बहादुर सिंह है, ध्यान में रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह केवल बात के कवि हैं, है ना। हो सकता है किसी के अंदर ये डाउट हो कि ये कौन सा जवाब है, तो बिल्कुल बात के कवि शमशेर बहादुर, लेकिन भयानक बात की कवि आ गई तो ध्यान में रखिएगा। भयानक बात सुनते ही मुक्ति का बोध होने लगता है, खबर सुनते ही मुक्ति का बोध होने लगता है, तो मुक्ति बोध ही राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 57 का आप सब बिल्कुल जो विकल्प ये था, प्रशंसनीय जवाब, सराहनीय प्रयास,
उत्तम तैयारी, उत्कृष्ट तैयारी, बिल्कुल आप सबको ढेर सारी बधाई। प्रश्न संख्या 58 है कि अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, पंक्ति किसकी है ना। कि अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, पंक्ति किसकी है। तो विकल्प ये बता रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का है, विकल्प बी रघुवंश का, विकल्प सी मुक्तबोध का, या फिर विकल्प डी रघुवीर सहाय का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 58 का जवाब आपको देना है ना। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। मुक्तिबोध इज राइट आंसर, है ना। जब अव्यक्ति से क्या होगा, आपको मुक्ति चाहिए, तो क्या होगा भैया, तो खतरा उठाना होगा, मंदिर मठ आदि गढ़ को तोड़ना होगा, है ना। तो गढ़ तोड़ करके व्यक्ति क्या करेगा, मुक्त होगा, मठ तोड़ कर क्या होगा, मुक्त होगा, खतरा उठाकर क्या होगा, मुक्त होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मुक्त की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुक्त बोध इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प सी मुक्त बोध इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 59 है कि पंत के लिए लिखी गई उत्तराधिकार शीर्षक कविता किसकी है। यानी कि पंत जी की एक कविता लिखी गई थी जिसका शीर्षक था उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार किसने लिखा था। विकल्प ये कह रहे हैं कि बच्चन ने, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह ने, विकल्प सी दूधनाथ सिंह ने, या फिर विकल्प डी है श्री राम वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आपको देना है। और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में आपके स्क्रीन पर बिल्कुल ये प्रश्न आपका जवाब का इंतजार कर रहा है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए पंत के लिए कौन बोले, उत्तराधिकार में क्या, दूधनाथ, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो पंत के लिए वो उत्तराधिकार में कौन, तो उत्तराधिकार में दूधनाथ मिले, ये ध्यान में रख लीजिएगा। या पंत के उत्तराधिकार कौन थे, बोले पंत के उत्तराधिकारी तो दूधनाथ से, दूधनाथ, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर कहीं आपको दिख जाए तो बिल्कुल आप इसका जो जवाब है सही करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि शहर अब भी संभावना है किसका काव्य संग्रह है। विकल्प ये करें कि दूधनाथ सिंह का है, विकल्प बी अशोक वाजपेयी का है, विकल्प सी श्री राम शर्मा का है, या फिर विकल्प डी बच्चन सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका उतना ही बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अशोक वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। देखिए शहर में अब भी संभावना है, क्या संभावना है कि वाजपेयी ध्यान में रखिएगा कि वाजपेयी, है ना। और इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा, थोड़ा सा राजनीतिक लेन देन तो कुछ नहीं है, बस क्लू है याद करने के लिए कि आप शहर में अब भी संभावना किसकी, तो वाजपेयी को बीजेपी कर लीजिए, बीजेपी, है ना। तो बीजेपी ध्यान में रख लीजिएगा, बीजेपी अब भी संभावना है शहर में कि बीजेपी की, ऐसे दिमाग में। और बीजेपी का मतलब अशोक वाजपेयी, दिमाग में रख लीजिएगा। और मित्रों इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेन देन है। बस किस तरह से आपकी समझ में हमेशा के लिए बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। और आप सबको बेहद पसंद आ रहा है, जिसके लिए मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप सबका बिल्कुल जवाब आ गया कि सर शहर अब भी संभावना है बीजेपी के लिए, बीजेपी का मतलब वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि नंगे पैर शीर्षक रचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि विपिन कुमार की, विकल्प बी दूधनाथ सिंह की, विकल्प सी श्री राम शर्मा की, या फिर विकल्प डी है बच्चन सिंह की। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब आपको देना है कि नंगे पैर, बोले सर नंगे पैर, है ना, शीर्षक रचना किसकी है, तो नंगे पैर विपिन में। विकल्प आप सबका सब सही जवाब आ रहा है ना, कि विपिन कुमार इज राइट आंसर। और कैसे दिमाग में बैठेंगे कि नंगे पैर विपिन ना जाओ, है ना। तो नंगे पैर विपिन ना जाओ, तो नंगे पैर यानी कि नंगे पैर शीर्षक की रचना किसकी है, विपिन कुमार की है। तो नंगे पैर विपिन माने जानते हैं जंगल अरण्य, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो नंगे पैर विपिन ना जाओ, विपिन माने जंगल में अगर आपको जाना हो तो भैया नंगे पैर ना जाओ, क्योंकि उसमें कांटे हैं, ढेर सारे खरपतवार भी होते हैं, कुछ जो है हानिकारक विषैले जीव भी होते हैं। तो नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। कहाँ बोले सर विपिन, तो विपिन कुमार इज राइट आंसर, है ना। 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण नाटक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 है कि अमन राग शीर्षक लंबी कविता किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि नरेश मेहता का है, विकल्प बी नरेंद्र शर्मा का है,
विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह का है या फिर विकल्प डी अगेय का है। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आपको देना है। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका सही जवाब दीजिए कि अमन का राग लंबी है ना कविता किसकी है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, है ना। तो अमन का राग कौन कर सकता है या अमन की राग की कविता कौन कर सकता है? बोले सर जो शमशेर हो, जो बहादुर हो, जो सिंह हो। तो शमशेर वाला व्यक्ति क्या करेगा? अमन राग गा सकता है। जो बहादुर व्यक्ति होगा अमन राग गा सकता है, जो सिंह जैसा व्यक्ति होगा वही अमन राग गा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो शमशेर बहादुर सिंह जैसा होगा वही अमन का राग गाएगा। तो अमन का राग, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, लंबी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है, का खा गा त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प ए कह रहे कि रघुवंश हैं, विकल्प बी अगेय हैं, विकल्प सी अरुण कमल हैं या फिर विकल्प डी अखिलेश हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आपको देना है और बहुत प्यारा सा प्रश्न है और ये इस प्रश्न का उत्तर आप सबको सोच समझकर देना है कि का खा गा त्रैमासिक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही आना चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रघुवंश इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए रघु के वंश में कौन है? तो रघु के वंश में का खा गा आदि इत्यादि लोग हैं, इधर में रखिएगा। तो का खा गा 3 है, 3 वंशिक है, इधर में रखिएगा। और रघुवंश में का खा गा घा आदि वंश है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमानस के सजग चितेरे शीर्षक कविता किसकी है? यानी कि जो प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल इनके ऊपर एक कविता लिखी गई थी, ओ जनमानस, है ना, ओ जनमन के सजग चितेरे। तो ओ जनमन के सजग चितेरे केदारनाथ के ऊपर लिखी गई। तो इसका लेखक कौन है? ये शीर्षक कविता किसने लिखी? विकल्प कह रहे कि निराला ने लिखा, विकल्प बी नागार्जुन ने, विकल्प सी त्रिलोचन या फिर विकल्प डी अगेय ने। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नागार्जुन इज राइट आंसर, है ना। जन मन के सजग चितेरे कौन है? बोले सर नागार्जुन है। जो नागा होगा और अर्जुन होगा वही क्या होगा? वही जन मन के सजग चितेरे हैं, नागार्जुन, है ना। जो नागार्जुन वही क्या है? जनमानस के सजग चितेरे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि नेवला लंबी कविता किसकी है? नेवला लंबी कविता किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की, विकल्प बी त्रिलोचन की, विकल्प सी अगेय की या फिर विकल्प डी नरेश मेहता की। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, त्रिलोचन इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जो नेवला है, तो नेवला का जो लंबी, है ना, नेवला का जो नेत्र होता है त्रिलोचन होता है। तो नेवला के त्रिलोचन बड़े लंबे लंबे होते हैं, ऐसे दिमाग बैठा लीजिएगा कि नेवला के त्रिलोचन होते हैं। नेवला हालांकि ऐसा जो अगर देखा जाए वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन आपको क्लू में रखना है, ट्रिक में रखना है कि नेवला के 3 लोचन होते हैं। तो 3 लोचन मतलब त्रिलोचन इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा कि नेवला के 3 लोचन, सांप आगे होता है ना, दरियाई घोड़ा जो है उसका उदय होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। तो भैया नेवला के 3 लेखक, 3 लोचन, तो नेवला के 3 लोचन, त्रिलोचन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इनको कर गए हैं कूच, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे कि त्रिलोचन के है, विकल्प बी केदारनाथ अग्रवाल की, विकल्प सी अगेय की या फिर विकल्प डी है शमशेर बहादुर सिंह की। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, है ना। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अगेय इज राइट आंसर। तो उपमान मैले क्यों हो गए? क्योंकि इन पर अनेक अगेय देवता क्या कर गए हैं? कूच कर गए हैं। अब जब अगेय देवता इस पर कूच कर जाएंगे तो उपमान तो मैले हो ही जाएंगे, है ना। अब उपमान मैले हो गए क्योंकि इन पर अगेय देवता कूच कर गए, अगेय अगेय अगेय, है ना। तो अगेय फार अगेय जी की ये पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्या 67 है कि यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया, पंक्ति किसकी है? कि यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया
सब तुम्हें दिया पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मुक्तबोध की है, विकल्प बी अगे की है, विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन की है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहन लगातार वीडियो में बने हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सक्रिय भी हैं। आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और कोटि कोटि धन्यवाद। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे टहलते हुए अब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी अगे इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, जो अनुभव है ना अद्वितीय है। मैंने जो जिया है सब तुम्हें दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए अगे है। तो जो अद्वितीय होता, अनुभव अद्वितीय होता है और अगे होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो केवल मैंने जिया वो भी तो अनुभव क्या होगा? आगे होगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि जो अनुभव होता है अद्वितीय और अगे होता है। तो अनुभव अद्वितीय और अगे है, तो अद्वितीय देखिएगा, आगे को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं। पंक्ति यानी कि आप इसको पंक्ति की जगह पर रचना कर लीजिए। रचना किसकी है ना? तो ध्यान में रखिएगा, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये रचना किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की है, विकल्प बी अगे की है, विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल की है, या फिर विकल्प डी बालके शर्मा नवीन की है। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, है ना? तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पर अब आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप 3 रचनाएं देख रहे हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं। तो ये बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, कुछ कविता बोले कुछ कविताएं सुनाओ, है ना? कुछ और कविताएं सुनाओ, कुछ चुका हूँ, है ना? तो बस कुछ कविता और कुछ शेर सुना दो, कुछ और कविता, कुछ और शेर सुनाओ। चुका भी नहीं हूँ, है ना? अभी नहीं चुका हूँ, तो कुछ और शेर सुनाओ। तो शेर का मतलब शमशेर, है ना? कविता और शेर जान ही रहे हैं कि कविता और शेर, शेर जिसे आप कहते हैं शेर, शायरी, है ना? तो कुछ कविता, कुछ और शेर सुना दो, है ना? तो कुछ कविता सुना दो, कुछ कविताएं, कुछ शेर सुना दो, कुछ और कविताएं सुनाओ, कुछ और शेर सुना दो, है ना? चुका भी नहीं हूँ, अभी तुम्हारा शेर जो है चुका नहीं हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा, शेर का मतलब शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि मेरा समर्पित एकांत और बोलने दो चीड़ को रचना किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती की है, विकल्प बी नरेश मेहता की है, विकल्प सी नरेश अग्रवाल, या फिर विकल्प डी है राम नरेश त्रिपाठी की। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और इसमें ढेर सारे नरेश आपको दिख रहे हैं, लेकिन चयन आपको करना है कौन सा नरेश सही है। इतना तो मैंने आपको हिंट कर दिया और आप सबने इसका जवाब सही कर दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नरेश मेहता इज राइट आंसर, है ना? तो मेरा समर्पित कहाँ है? बोले सर मेरा समर्पित तो नरेश में है, मेरा समर्पित एकांत नरेश में है। तो नरेश में का मतलब हो गया नरेश मेहता, ध्यान में रखिएगा। और बोलने दो चीड़ कहाँ? बोले सर नरेश में, है ना? तो बोलने दो चीड़ नरेश में मी फॉर नरेश मेहता इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी को आपको हमेशा के लिए कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि प्रेमत्थु, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्रेमत्थु गाथा शीर्षक किसका है? प्रेमत्थु गाथा शीर्षक किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि कुंवर नारायण का है, यानी कि प्रेमत्थु गाथा शीर्षक कविता किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कुंवर नारायण की, विकल्प बी केदारनाथ सिंह की, विकल्प सी धर्मवीर भारती की, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन की। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना? देखिए, प्रेमत्थु गाथा किसकी? बोले सर प्रेमत्थु गाथा तो धर्मवीर की है। तो जो धर्मवीर की गाथा होती है ना वो प्रेमत्थु होती है। प्रेमत्थु गाथा किसकी? बोले धर्मवीर की। तो धर्मवीर की प्रेमत्थु गाथा, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो पुराने भाई बहन हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो नए भाई बहन हैं मित्रों, 1-2 बार आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना है, बल्कि आप भूल ही जाओगे। सबसे अच्छा है कि आप किताब पढ़िए,
और किताब पढ़ करके आप बिल्कुल कंठस्थ करिए। और वीडियो देखने का मतलब ये होता है कि उसको क्लू की सहायता से आप हमेशा बैठा लीजिए। और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आपको टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे आपको एक टीजीटी पीजीटी हिंदी, है ना, साहित्य से संबंधित कुल 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा आपको कराए जाते हैं। और व्याकरण की जो क्लास है उसका भी आयोजन और घोषणा आपके द्वारा आपके लिए कर दी गई है। तो प्रत्येक दिन शाम को 4, 3:30 या 4 के बीच में जो टाइम आपको मिलेगा, है ना, आपको बिल्कुल कम्युनिटी बॉक्स पे बिल्कुल उसको क्या है सूचना दे दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। मुझे लग रहा है कि 3:30 या 3:30 के आसपास से क्लास होगी, प्रत्येक दिन होगी। और प्रत्येक दिन नहीं होगी तो अल्टरनेट हो जाएगा, एक दिन होगा दूसरे दिन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। और इन सब प्रश्नों का जो निर्माण है मैं अकेले स्वयं करता हूँ, है ना। तो पहले इसका चयन करता हूँ, फिर उसकी टाइपिंग करता हूँ, और टाइपिंग करने के बाद फिर आप सबके लिए क्लास उपलब्ध कराता हूँ। तो मैं तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है ना। तो कभी कभी समस्या हो जाती है, और इधर तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो लाऊंगा, थोड़ा सा इधर 1-2 दिन के लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि व्याकरण अभी ना उपलब्ध हो पाए। लेकिन ये श्योर है कि इस सप्ताह बिल्कुल आप सबके लिए व्याकरण की भी, है ना, प्रश्नोत्तरी बिल्कुल मेरे द्वारा आप सबको मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ कि व्याकरण की जब आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि किस तरह से व्याकरण के प्रश्न आते हैं। और साहित्य से मजबूत मेरा व्याकरण भी है, तो ध्यान में रखिएगा कि इससे मजबूत टॉपिक मेरा व्याकरण है, ठीक है ना। क्योंकि व्याकरण को मैं पढ़ाता हूँ और हमारे सिलेबस में लगा रहता है, तो ज़्यादा पकड़ मेरी साहित्य से व्याकरण में है। आप खुद देखेंगे उसको तो आपको लगेगा कि व्याकरण को कैसे पढ़ना है। तो फिलहाल प्रेमथु गाथा किसकी है, तो आप सबकी समझ में आ गया कि सर प्रेमथु गाथा तो धर्मवीर की है। तो धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्न में से कौन सी रचना त्रिलोचन की है। बल्कि यहीं पे आप करेक्शन कर लीजिए, त्रिलोचन की नहीं, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था कुंवर नारायण की है, कुंवर नारायण की है। तो निम्न में से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि चक्रव्यूह है, विकल्प बी प्रवेश है, विकल्प सी हम और तुम, और इसी सी में है आत्मजयी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक कर लिया जाए, है ना, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न के माध्यम से जो मेरा उद्देश्य था कि आप सब जो कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो उन सभी रचनाओं से आपका जो परिचय हो जाए, आप उससे एक बार और परिचित हो जाएं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये सब जो रचनाएं हैं ये परीक्षा में फंसने वाली हैं, और परीक्षा में नहीं फंसेंगी तो अगली जो प्रश्नोत्तरियाँ 2-4 होंगी उनमें जरूर ये प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहीं पे इसको कंठस्थ कर लीजिए। तो चक्रव्यूह है ना किसके पास है, तो बोले सर चक्रव्यूह तो नारायण के पास है। परिवेश में चारों तरफ नारायण नारायण होता है, नारायण है। हम और तुम भी नारायण की शरण में जाते हैं, और आत्मजयी व्यक्ति जो आत्म पे जय हो जाता है जिसकी, वो नारायण फर्क को नारायण ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 71 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 और बड़ा बेहतर प्रश्न है कि कॉफी हाउस में मेलोड्रामा शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि निराला जी की है, विकल्प बी है सर्वेश्वर दयाल शर्मा की है, ये शर्मा नहीं बल्कि सक्सेना यहाँ पे कर लीजिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है ना। विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल, या फिर विकल्प डी आगे की है। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आपको देना है कॉफी हाउस में, है ना, मेलोड्रामा शीर्षक कविता किसकी है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे जो शर्मा है इसको सक्सेना कर लीजिएगा। अब देखिए कॉफी हाउस में क्या होता है, मेलोड्रामा होता है। तो कॉफी हाउस में कौन, बोले सर सब, सर्वेश्वर, है ना, सब जिसको मौका मिल जाएगा भैया सब कॉफ़ी हाउस में जाना चाहेंगे, कॉफ़ी पीना चाहेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज राइट आंसर। और मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को हमेशा कहता हूँ कि, है ना, सर्वेश्वर सब सक्सेना, सब सक्सेना है ना, सब सक्सेना इधर में रखिएगा, सब सक्सेना होते हैं। कहाँ, बोले जो कॉफी हाउस में मेलोड्रामा होता है उसमें सब सक्सेना माने सक्सेना। अब कौन सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इधर में रखिएगा, ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न संख्या 73 है कि खूंटियों पर टंगे हुए लोग किस विधा की रचना है। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि खूंटियों पर टंगा हुआ जो इसकी विधा है नाटक है। विकल्प बी उपन्यास, विकल्प सी कहानी, विकल्प सी कहानी, विकल्प डी काव्य संग्रह है। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आपको देना है कि खूंटियों पर टंगे हुए लोग किस विधा की रचना है, नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर काव्य संग्रह। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, काव्य संग्रह इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए अगर खूंटी पर लोगों को टांग दिया जाए तो लोगों का संग्रह हो जाता है, 4-6-10 लोग, है ना, ध्यान में रखिएगा। और ये किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, ध्यान में रखिएगा। और इसका विधा पूछा गया था, निश्चित रूप से थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है इसकी विधा को लेकर के, है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी, या ये हो सकता है कि घुमा के आ जाए, बस इतने होता है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी सही आया कि सर काव्य संग्रह इज राइट आंसर। अब खूंटी पे कई लोग टांग दिए जाएंगे तो कई लोगों का संग्रह हो जाएगा, संग्रह पर, है ना, काव्य संग्रह इज राइट आंसर। किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 74 है कि रघुवीर सहाय की रचना है। विकल्प ए कह रहे कि सीढ़ियों पर धूप, विकल्प बी आत्महत्या के विरुद्ध, विकल्प सी लोग भूल गए और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए इस प्रश्न के माध्यम से आप रघुवीर सहाय के जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनसे आपका परिचय होगा। सीढ़ियों पर धूप कौन लेता है, बिल्कुल रघुवीर लेता है। और एक रचना है साय में धूप, अब साय में धूप तो दुष्यंत लेंगे, ध्यान में रखिएगा, दुष्यंत कुमार की रचना है। और सीढ़ियों पर धूप कौन ले रहा है, रघुवीर ले रहा है, तो रघुवीर सीढ़ी पर धूप। आत्महत्या के विरुद्ध कौन, बोले आत्महत्या के विरुद्ध तो रघुवीर होते हैं, है ना, रघुवीर सहाय होते हैं, या ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। लोग भूल गए, अब लोग भूल गए किसको, बोले सर रघुवीर को, है ना, तो लोग भूल गए रघुवीर को, ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 75 है कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि रघुवीर सहाय की है, विकल्प बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, विकल्प सी कुंवर नारायण की है, या फिर विकल्प डी है दुष्यंत नारायण की। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आपको देना है कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है, यह पंक्ति किसकी है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी बिल्कुल सुंदर सटीक आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर, है ना। तो कह रहे कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ, है ना, बिल्कुल क्या बनाता हूँ, मैं अपनी एक मूर्ति रघुवीर की बनाता हूँ और फिर उसको ढहा देता हूँ और आप कहते हैं कि कविता है। ये ध्यान में रखिएगा कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ रघुवीर की या रघुवीर सहाय के लिए, तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे उसको बैठाने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे और आप सब इसी तरह से इस चैनल पर अपना प्रेम स्नेह बिल्कुल ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।